हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंथ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में टोटल 150 यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ के गणित के 25 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में हम आपको बताए थे और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग फोकस किए थे। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको गणित के जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन प्रश्न पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं और हम आपको सबसे सटीक बताएंगे। इस प्रकार बताएंगे दोस्तों कि अगर इस प्रश्न के टाइप में थोड़ा सा अगर चेंजिंग भी करें तो वैसे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है एग्जाम में कि जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन, जो जैसा पढ़ाया जाए जैसा बताया जाए वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, ये जरूरी नहीं है। उसमें थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर दे तो भी आप वैसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाए। यानी कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि एक तीर और दो तीर शिकार होना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा कि एक क्वेश्चन के टाइप को अगर पढ़ेंगे और उस टाइप से आप दो तीन टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए जो सीखें, उस कंसेप्ट सीखें, तो वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो जो भी हम बताएंगे एकदम विद्यार्थी की लैंग्वेज में बताएंगे आपको, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों करते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AOB वृत्त का व्यास है, यदि एंगल ABC 70 डिग्री है तो एंगल BAC की माप ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जिस प्रकार हम आपको बताएंगे समझाएंगे, उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो हम समझाएंगे और ये आप समझ जाते हैं इस कंसेप्ट को, इस बात को समझ जाते हैं, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न थोड़ा घुमा कर भी पूछा जाए तो उस प्रकार के प्रश्न को भी आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो दोस्तों मैंने एक सर्किल बनाया, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र है, ये मान लीजिए कि केंद्र है, केंद्र को O माना गया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो मैंने एक केंद्र मान लिया कि ये वृत्त का केंद्र है, ये O। ठीक है, तथा AOB वृत्त का व्यास है। अब दोस्तों व्यास समझते होंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो व्यास का मतलब होता है दोस्तों कि व्यास जो होता है दोस्तों वह वृत्त का एक जीवा ही होता है, वैसे जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। तो केंद्र आपका ये है, तो यहां से होकर अगर कोई जीवा जाएगा तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। व्यास का हाँ, ये वृत्त का व्यास क्या है, AOB, यानी दोस्तों हम इसको A मान लेंगे और ये आपका O हो गया और ये आपका B हो गया। ये तो आप समझ गए। चलिए अब दोस्तों ये कह रहा है यदि एंगल ABC 70 डिग्री हो, ABC तो AB, अब कोई पॉइंट C लेना होगा तभी तो एंगल 70 डिग्री बनेगा ना। तो आप चाहें तो C इधर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो C ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम C को हम यहां ले लेते हैं। मान लीजिए कि C यहां है, इस पॉइंट को मैंने C मान लिया जो सर्किल पर है। ठीक है, कहां है, सर्किल पर है। अब दोस्तों हम इसको मिला देते हैं, इस प्रकार मैंने मिला दिया। तो मिलाने से क्या हुआ कि यह एंगल बन गया, यहां आपका एंगल बन गया क्या, ये एंगल बन गया ABC, यानी ये बन गया आपका 70 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री बन गया। क्लियर, चलिए ये समझ गए आप बात। अब हमसे पूछा जा रहा है कि तो एंगल BAC की माप बताइए कि BAC की माप क्या होगा। यानी यहां का एंगल पूछा जा रहा है, यानी इसको मिलाना होगा तभी तो C बनेगा। अब पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि BAC, यानी यहां का एंगल पूछा जा रहा है कि यहां का एंगल क्या होगा, व्हाट। अब दोस्तों जरा ध्यान से इसे सब सुनिए और समझिएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एंगल BAC यानी यहां का एंगल क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। अब दोस्तों एक बात बताइए कि C कहां है, तो C जो है अर्धवृत्त पर है, यानी वृत्त के आधे वाले, ये AOB तो व्यास हो गया। तो व्यास क्या करता है दोस्तों कि वृत्त के दो भाग में बांट देता है, वृत्त को क्या करता है, दो भाग में बांट देता है, बराबर बराबर भाग में बांट देता है।
तो ये आधा हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि वृत्त पर, अर्धवृत्त पर किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां वहां कहीं भी जो भी एंगल बनेगा वह 90 डिग्री का बनता है। इसलिए हम आपको पहले ही बताए थे कि सुनिएगा, समझिएगा, टाइम थोड़ा दीजिएगा हर क्वेश्चन में। इससे आपको क्या होगा, जरूरी दोस्तों कि हर चीज में ट्रिक लगता है। अब इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं होता, इसको समझना पड़ेगा आपको, और समझ लेंगे आप तो ट्रिक तो आप खुद अपने दिमाग में बना लेंगे और सारा काम अपने दिमाग में कर डायरेक्ट आप आंसर को चूज कर लेंगे कि आंसर सही है। लेकिन समझेंगे अगर तो इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 2-3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ लीजिए। अब ये व्यास जो हुआ दोस्तों, इस व्यास के एक छोर यानी आधे वाले भाग पर, वृत्त के आधे, अर्धवृत्त पर, देखिए अर्धवृत्त पर एक बात होता है, तो पर का मतलब इस पर, ठीक है, ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, लेकिन जो वृत्त पर, अर्धवृत्त पर, तो अर्धवृत्त ये टोटल आपका अर्धवृत्त हुआ, तो अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनेगा वह सब 90 डिग्री का कोण होगा। यहां भी दोस्तों जो भी कोण बनेगा ये सब 90 डिग्री का कोण होगा। तो सी का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपको बात कि अर्धवृत्त पर का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो सी आपका 90 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल BAC का माप बताइए। तो दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में आप देखिए कि एंगल A जोड़ एंगल B, एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। तो आपका A तो नहीं पता है, A आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, कह रहा है कि BAC की माप बताइए, यानी BAC यानी A पूछा जा रहा है आपसे। B को आपका पता है कि B का वैल्यू 70 डिग्री है और C का वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अब दोस्तों यहां देखिए 70 और 90 को जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, 180 इक्वल टू 180। तो एंगल A यानी क्या हो गया, एंगल BAC, इसको बोल सकते, एंगल A को भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल BAC, जो हमसे पूछा जा रहा है 180, 160 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, घट गया कितना का 20 डिग्री, यानी दोस्तों यहां एंगल A का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वह हो जाएगा आपका 20 डिग्री। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों एग्जाम में अगर इसी टाइप के प्रश्न में अगर पूछा जाए, पूछ देता कि एंगल C का वैल्यू क्या होगा, सारा बात लिखा हुआ रहता, यहां एंगल BAC की माप ज्ञात ना करके पूछता, कहता क्या कि एंगल BCA का माप बताइए। तो जैसे ही दोस्तों अगर अर्धवृत्त पर का कोई भी कोण पूछे तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री आंसर याद रखिए, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अर्धवृत्त पर का जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 20 डिग्री आपका निकल कर आ गया, BAC का माप 20 डिग्री। देख लेंगे ऑप्शन 20 डिग्री का है, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन ए में है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी और हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो इस भाई के इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में जीवा AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें यदि CD 10 सेंटीमीटर, CP 5 सेंटीमीटर और BP 3 सेंटीमीटर हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए और समझिए। पहले तो समझना होगा कंसेप्ट को। दोस्तों ये सर्किल बनाया हुआ है, ये चित्र बनाया हुआ है पहले से क्वेश्चन में ही, और हमसे यहां पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जीवा AB की लंबाई क्या होगा। जीवा AB यानी AB यहां से लेकर यहां तक का लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों सर्किल थ्योरम के अनुसार, ठीक है, वृत्त प्रमेय के अनुसार
इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि यहां तक ये जीवा है और ये जीवा को P तक बढ़ाया गया है। फिर दोस्तों ए भी एक जीवा है जिसे P तक बढ़ाया गया है और दोनों जाकर P पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, बाहर जाकर P पर मिल रहा है। तो इसके लिए सर्किल थ्योरम क्या कहता है, वृत्त का प्रमेय क्या कहता है, उसे समझिए ध्यान से। दोस्तों जब भी इस प्रकार के हो तो थ्योरम के अनुसार यह हो जाएगा, जैसे डीपी, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी, ए पी, एक बार हम पूरा ले लेंगे ए पी, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, हमने पूरा ले लेंगे, उसके बाद ये बाहर वाला जो है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या हुआ, बीपी। ठीक है, प्रमेय कहता है, थ्योरम कहता है सर्किल का। ठीक है, पूरा ले लेंगे, या ये जीवा और साथ में जहां तक बढ़ाया गया वहां तक पूरा ए पी, यानी ए से लेकर पी तक पूरा लंबाई मल्टीप्लाई बी पी। ठीक दोस्तों, यही काम हम इस जीवा जो बढ़ाए हुए भाग है वही काम वहां भी करेंगे। तो यहां क्या है टोटल, ये हो जाएगा आपका डीपी, डीपी और मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ये निकला हुआ सी क्या है, सीपी, सीपी। अब तो आप समझ गए हैं बात को। तो ये थ्योरम कहता है, ये सर्किल का थ्योरम कहता है ऐसा। अब देखिए दोस्तों कि एपी कितना है, एपी आपका हो गया नहीं दिया हुआ, एपी आपको नहीं पता है तो एपी को छोड़ दीजिए। बीपी आपको पता है कि बीपी कितना है 3, डीपी कितना है, डीपी यानी टोटल, तो 10, डी से लेकर सी तक 10 है और सी से लेकर पी तक 5 है, यानी 10 5 कितना हो गया 15, ये डीपी हो गया आपका 15। और सीपी कितना है, सीपी यानी ये आपका 5 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम एपी निकाल लेंगे, एपी निकाल लेंगे तो एपी बराबर हो जाएगा 15 गुने 5 और बाई में 3 आ जाएगा, ये 5 बार में कट गया और 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, एपी आ गया। यानी एपी टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितना निकल कर आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एबी। तो दोस्तों एक बात बताइए, एपी ही ना, एपी को हम लिख सकते हैं क्या, एबी जोड़ बीपी, बिल्कुल लिख सकते हैं, एबी और बीपी दोनों मिलके एपी बनेगा ना। तो एपी आपका 25 है और एबी कितना है, एबी आपको पता नहीं है, बीपी पता है कि 3 है। इस प्रकार दोस्तों 25 और ये 3 इधर आएगा तो घट जाएगा 3, यानी एबी। इस प्रकार दोस्तों 25 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 22 बराबर ए बी, यानी ए बी का जो वैल्यू निकल कर आया दोस्तों कितना आया, 22 निकल कर आया। देख लें कि ऑप्शन में 22 सेंटीमीटर कहां है, ऑप्शन बी में है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार के ही प्रश्न बिहार सचिवालय यानी बीएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए। दोस्तों ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है और हाइट एंड डिस्टेंस से लगभग 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार एसएससी के एग्जाम में। दोस्तों ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा पहले, क्योंकि अगर समझ जाएंगे तो अगर थोड़ा चेंजिंग करके भी अगर प्रश्न दे तो आप उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कहता है दोस्तों 50 मीटर ऊंची मीनार की, तो यहां तो स्पष्ट हो गया कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि मीनार जो है वह 50 मीटर ऊंचा है। ये मीनार मान लीजिए है, ए भी मान लीजिए कि ये मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है। क्लियर। उसके बाद कहता है दोस्तों कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद क्या होता है इसे समझिएगा, यानी उसका बेस, यानी मीनार का बेस, तो ये इसका बेस हुआ। इस बेस से, ठीक है, पाद से 50√3 मीटर दूरी पर, यानी दोस्तों इस पाद से यानी इस बेस से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर इस मीनार का उन्नयन कोण। अब दोस्तों समझिए उन्नयन कोण, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो दोस्तों एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, उन्नयन कोण यहां कहा जा रहा है, हम आपको वो भी समझा देंगे अवनमन कोण क्या होता है। तो ये हुआ आपका मीनार के पास से इस बिंदु पर, यानी 50√3 एक बिंदु सी पर, मान लीजिए सी पर
ठीक है, उन्नयन कोण कितना होगा, तो उन्नयन कोण दोस्तों यहां बनेगा, ये थीटा, यानी ये आपसे पूछा गया उन्नयन कोण। अब दोस्तों कोण दो होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। दोस्तों जब भी आप किसी चीज को ऐसे देखेंगे, आप यानी अपने सर को ऊपर उठाकर अगर आप किसी चीज को अगर आप देखेंगे, अगर आप उस जिसे देख रहे हैं उसका जो कोण बनेगा आपके आंख पर, यह होगा आपका उन्नयन कोण। यानी ऐसे आंख करके ऊपर उठाकर जब देखेंगे तो यह हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आप किसी मीनार पर से नीचे आप देखेंगे, ठीक है, तो नीचे देखने के लिए ऐसे करेंगे, तो जब आप नीचे देखते हैं, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो यह होता है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहां बनता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहां आपसे उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, तो यहां आपको यहां इस एंगल यानी एंगल सी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी अवनमन कोण का बात करें कि अवनमन कोण क्या होगा, तब दोस्तों आप दिमाग लगा लेंगे अवनमन कोण कहां बनता है, कैसे बनता है, समझा दिया हम आपको। चलिए उन्नयन कोण क्या होगा। अब दोस्तों ये हाइट दिया हुआ है कितना, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल एबीसी, तो यह क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज का सवाल है। तो हाइट एंड डिस्टेंस हो या त्रिकोणमिति हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, यह तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, तो यह आपका समकोण त्रिभुज हो। अब इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये आपका हो गया 50 और ये दिया हुआ है कितना, 50√3, यानी समकोण बनाने वाला जो साइड है ये है 50 और ये है 50√3। तो दोस्तों ऐसा हम कोई एंगल कोई वैल्यू लेंगे, जैसे tan थीटा हम ले रहे हैं। आप पूछेंगे सर tan थीटा ही क्यों ले रहे हैं, तो दोस्तों tan का फॉर्मूला होता है P/B होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो लंब और आधार दिया हुआ है इसीलिए हम tan लिए। लेकिन दोस्तों अगर यहां रहता क्या, अगर इसका वैल्यू अगर आता, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, अगर ये दिया रहता और ये दिया रहता, अगर लंब दिया रहे और कर्ण दिया रहे, तो साइन का फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन में क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। समझ में आ रहा है। तो यहां दोस्तों क्या दिया, एंगल पूछा जा रहा है हमसे, और यहां P और B दिया, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो इसीलिए हम tan लिए, और tan का फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, अब दोस्तों यहां देखते जाइए, tan थीटा का वैल्यू हमें नहीं पता, और थीटा का वैल्यू तो ही पता करना है हमें। P का जो वैल्यू दिया हुआ कितना है, 50, यानी लंब कितना है 50, और ये नीचे कितना दिया है 50√3, ये 50 से 50 कट गया, 50 से 50 कट गया। इस प्रकार दोस्तों यहां देखिए कि tan थीटा का जो वैल्यू निकल कर आएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या होगा, √3, सॉरी क्या बचा नीचे, √3, यानी tan थीटा का जो वैल्यू निकल कर आया वह हुआ क्या, 1/√3। अब दोस्तों सोचिए, सोचना क्या है, आपको याद ही होगा कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। ठीक है, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा 30 डिग्री। देख रहे हैं ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन बी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है 1 - sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। दोस्तों यहां दिया हुआ है कि 1 - sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। अब 1 sin 60 का वैल्यू होता है, वह होता है √3/2 बाई cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसके नीचे हम 1 लेंगे, 1 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे ये 2 हो जाएगा, 2 में 2 से करिए 1, और √3 में 1 से करिएगा तो √3, यानी इस प्रकार दोस्तों हम भी का जोड़ घटाव कर लेंगे, बाई 1/2 हुआ। अब दोस्तों यहां क्या करेंगे कि 2 - √3/2, नीचे वाले को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी तो क्या आ गया, 2 - √3, ये सॉल्व करके आया, और यही आपका वैल्यू निकल कर आया। देख लेंगे ऑप्शन में कहां है, 2 - √3, ऑप्शन बी में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वैल्यू को याद करने के लिए sin 30 का, tan 30, 50 का, 60 का, ऐसे जो भी वैल्यू होते हैं, या वैल्यू आपके दिमाग में कैसे रहेगा याद, इसके लिए दोस्तों हम एक जबरदस्त एक ट्रिक वाली ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू कैसे याद रहेगा, इसके लिए हम एक जबरदस्त वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं।
अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्री की उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। केवल दोस्तों एक बार आप देख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए रटने की जो जरूरत होती है ये रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में नोट हो जाएगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।